जीवन की अनिश्चितता और भावनाओं का एक अनोखा संगम, जहां हर कदम पर उम्मीद और दर्द एक साथ चलते हैं। ये कहानी उसी अनुभव की गहराई को छूती है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके सपनों ने उड़ान भरी ही थी कि नियति ने उसे एक अनचाहे मोड़ पर ला खड़ा किया। एक ऐसी दुल्हन जिसकी मांग में सिंदूर सजा ही था कि विधवा का दाग लग गया, और फिर एक नया रिश्ता उसे अनजाने में थमा दिया गया। लेकिन क्या सचमुच सब खत्म हो गया था? 10 साल बाद जब अतीत की धुंधली यादें फिर से जिंदा हुई, तब उसकी जिंदगी ने एक नया रंग लिया। ये कहानी है प्यार, बलिदान और इंतजार की, जो हर पल आपको भावनाओं के उस तूफान में ले जाएगी जहां आंसुओं के बीच भी मुस्कान की किरण छिपी होती है। तो चलिए इस अनोखी और दिल को छू लेने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है राधिका की, एक साधारण लड़की की असाधारण जिंदगी की। राधिका का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां खेतों की हरियाली और नदी की कलकल ही जीवन की सच्चाई थी। उसका परिवार साधारण था, माँ, पिता और एक छोटा भाई। सभी मेहनत से अपना गुजारा करते थे। राधिका बचपन से ही सपने देखने वाली थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी किसी कहानी से कम नहीं होगी। वो अपने गांव की दूसरी लड़कियों से अलग थी, जहां सब शादी और घर गृहस्थी की बात करते थे। वहीं राधिका किताबों में खोई रहती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो दूर तक जाने की चाहत रखती थी। लेकिन गांव की परंपराएं उसकी उड़ान को बांधे रखती थीं। फिर एक दिन जब राधिका 19 साल की हुई, उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। लड़का था सुरेश, पास के गांव का एक सीधा सादा नौजवान जो खेती करता था और अपने परिवार का ध्यान रखता था। राधिका को सुरेश से कोई खास लगाव नहीं था, पर वो जानती थी कि ये उसकी जिंदगी का सच है। शादी की तैयारियां शुरू हुई। गांव में हलचल मच गई, हर तरफ खुशी का माहौल था। राधिका की सहेलियां उसे चिढ़ाती, कहती कि अब तो तू दुल्हन बन जाएगी, देख कितना सुंदर जोड़ा है। राधिका चुपचाप मुस्कुराती, मन ही मन सोचती कि क्या ये शादी सचमुच उसे खुशी देगी। शादी का दिन आया, मंडप सजा, गांव वाले जुटे और राधिका लाल जोड़े में किसी परी सी लग रही थी। सुरेश भी खुश था, उसकी आंखों में एक सपना था कि वो राधिका के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। फेरे हुए, मंत्र गूंजे और देखते ही देखते राधिका सुरेश की पत्नी बन गई। विदाई का वक्त आया, राधिका की आंखों में आंसू थे। माँ उसे गले लगाकर रोई, पिता ने सिर पर हाथ रखा और कहा कि अब तू अपने नए घर की जिम्मेदारी संभाल। राधिका ने हामी भरी और सुरेश के साथ उसके गांव की ओर चल पड़ी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी के अगले दिन सुबह, जब राधिका अभी अपनी नई जिंदगी को समझ भी नहीं पाई थी, एक भयानक खबर आई। सुरेश खेत में काम करने गया था और वहां एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। गांव वाले उसे बचाने की कोशिश में जुट गए, पर सब बेकार। कुछ ही घंटों में सुरेश की सांसें थम गईं। ये खबर जब राधिका तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कल तक जो लड़की दुल्हन बनी थी, आज वो विधवा हो चुकी थी। उसकी मांग का सिंदूर सूख भी नहीं पाया था कि उसे सफेद साड़ी थमा दी गई। गांव में कोहराम मच गया। सुरेश के माता पिता रो रोकर बेहाल थे और राधिका बस स्तब्ध बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। उसकी जिंदगी, जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, खत्म सी लग रही थी। सुरेश का छोटा भाई विजय उस वक्त 17 साल का था। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था और उसकी मौत से टूट गया था। लेकिन गांव की परंपराओं ने एक नया फरमान सुनाया। सुरेश के माता पिता ने फैसला किया कि राधिका को विजय से नाता जोड़ देना चाहिए। ये उस समय की प्रथा थी कि अगर पति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को उसके छोटे भाई के
साथ बांध दिया जाता था ताकि परिवार की इज्जत और जिम्मेदारी बनी रहे। राधिका को ये बात सुनकर गुस्सा आया। उसने इसका विरोध किया, कहा कि वो अभी इस दुख से उबरी भी नहीं है तो दूसरी शादी कैसे कर सकती है। लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया गया। विजय भी तैयार नहीं था। वो राधिका को भाभी मानता था, पर परिवार के दबाव में उसे चुप रहना पड़ा। एक साधारण सी रस्म के साथ राधिका को विजय की पत्नी बना दिया गया। ये नया रिश्ता दोनों के लिए बोझ बन गया। राधिका अपने कमरे में अकेली बैठी सोचती कि ये उसकी गलती नहीं थी, फिर उसे ये सजा क्यों मिली। विजय भी परेशान था। वो राधिका का सम्मान करता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस रिश्ते को कैसे निभाए। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। दोनों एक दूसरे से बात करने में हिचकते थे। राधिका घर के काम में डूब जाती और विजय खेतों में दिन भर मेहनत करता। सुरेश के माता पिता राधिका को अब बहू नहीं, बेटी की तरह देखते थे, पर उनके मन में भी एक खालीपन था। समय बीतता गया। राधिका ने अपने दुख को छिपाना सीख लिया। वो विजय के साथ रहती, पर उसका मन कभी उस रिश्ते में नहीं लगा। विजय ने भी उसे कभी मजबूर नहीं किया। वो जानता था कि राधिका का दिल अभी भी टूटा हुआ है। साल दर साल गुजरते गए। राधिका की जिंदगी एक धर्रे पर चल पड़ी। वो सुबह उठती, घर संभालती, खाना बनाती और रात को चुपचाप सो जाती। गांव वाले उसे अब विधवा नहीं, विजय की पत्नी कहते थे, पर राधिका के लिए ये सिर्फ एक नाम था। उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी। सपने जो उसने देखे थे वो सब धुंधले पड़ चुके थे। विजय भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। उसने खेती को बढ़ाया, गांव में उसकी इज्जत बढ़ी, पर राधिका के साथ उसका रिश्ता वही औपचारिक सा रहा। 10 साल बीत गए। राधिका अब 29 साल की हो चुकी थी। उसकी जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो बस अपने कर्तव्य निभा रही थी। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब सी हलचल हुई। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। कुछ कह रहे थे कि कोई बड़ी खबर है। राधिका उस दिन घर पर अकेली थी। विजय खेत में गया था। तभी दरवाजे पर एक छाया पड़ी। राधिका ने बाहर झांका और उसकी सांसें थम गईं। सामने सुरेश खड़ा था, उसका पति, जिसे वो मरा हुआ मान चुकी थी। उसकी आंखों में आश्चर्य, डर और खुशी का मिश्रण था। सुरेश थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ था, पर वो जिंदा था। राधिका के मुंह से चीख निकली। वो पीछे हटी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सुरेश ने धीरे से कहा कि वो मरा नहीं था। उस दिन सांप के काटने के बाद वो बेहोश हो गया था और लोग उसे जंगल में ले गए थे। वहां से उसकी जिंदगी एक अलग राह पर चल पड़ी थी। राधिका का दिमाग सुन्ना हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या रोए। इतने सालों का दुख, इंतजार और वो सच जो उसने मान लिया था, सब एक पल में बदल गया। सुरेश ने बताया कि वो कई साल तक जंगल में भटकता रहा, फिर एक शहर में मजदूरी की और अब जाकर गांव लौटा है। उसकी बातें सुनकर राधिका का मन भर आया। उसने पूछा कि इतने सालों तक उसने खबर क्यों नहीं दी। सुरेश चुप रहा। शायद उसके पास जवाब नहीं था। तभी विजय घर लौटा और सुरेश को देखकर वो भी हैरान रह गया। भाई को जिंदा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर सुरेश से लिपट गया, लेकिन फिर उसकी नजर राधिका पर पड़ी और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। राधिका के लिए ये पल सबसे मुश्किल था। एक तरफ उसका पति था, जिसे वो खो चुकी थी, और दूसरी तरफ विजय, जिसके साथ उसने 10 साल गुजारे थे। सुरेश के लौटने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उसे देखने आए। कुछ ने उसे चमत्कार कहा, कुछ ने सवाल उठाए। राधिका के सास ससुर भी हैरान थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर उनके मन में भी एक उलझन थी। अब राधिका का क्या होगा?
सुरेश उसका पति था, पर विजय ने भी उसे अपनाया था। गांव की पंचायत बैठी और वहां बहस शुरू हुई। कुछ लोग कहने लगे कि राधिका को सुरेश के पास जाना चाहिए, कुछ ने कहा कि विजय के साथ उसका रिश्ता अब टूटना नहीं चाहिए। राधिका चुपचाप सब सुनती रही, उसके मन में सवालों का तूफान था। उसने इतने साल विजय के साथ गुजारे, उसका सम्मान किया, पर सुरेश को वो कभी भूल नहीं पाई थी। सुरेश ने राधिका से अकेले में बात की। उसने कहा कि वो उसे वापस लेना चाहता है, पर वो उसकी मर्जी पर छोड़ता है। विजय ने भी राधिका से कहा कि वो जो चाहे फैसला ले, वो उसका साथ देगा। राधिका के सामने एक अनोखी उलझन थी, वो दोनों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने रात भर सोचा, अपने दिल से सवाल किए और आखिरकार एक फैसला लिया। अगले दिन पंचायत में उसने कहा कि वो सुरेश के साथ जाएगी, क्योंकि वो उसका पहला पति है और उसका दिल अभी भी उसी के लिए धड़कता है। लेकिन उसने विजय को धन्यवाद दिया, कहा कि वो हमेशा उसकी इज्जत करेगी। विजय ने उसकी बात सुनी और चुपचाप सिर झुका लिया। सुरेश और राधिका ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वो एक नई शुरुआत करना चाहते थे। राधिका ने अपने सास ससुर से विदा ली, विजय को गले लगाया और सुरेश के साथ चल पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर एक नई उम्मीद भी थी। राधिका और सुरेश ने गांव छोड़ दिया। उनके कदम एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, पर मन में पुराने दर्द की गूंज अभी भी बाकी थी। दोनों ने फैसला किया कि वो पास के शहर में जाकर बसेंगे, जहां कोई उनकी कहानी को नहीं जानता, जहां वो एक साधारण जिंदगी जी सकें। रास्ते में दोनों चुप थे, शायद दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सवाल थे, पर होठों पर ताला लगा था। सुरेश बार बार राधिका की ओर देखता, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर हर बार नजरें झुका लेता। राधिका का मन भी भारी था। वो सोच रही थी कि क्या वो सचमुच सुरेश के साथ वो पुराना रिश्ता फिर से बना पाएगी। शहर पहुंचते ही उन्होंने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया, 2 कमरों का घर जो सादगी से भरा था। सुरेश ने मजदूरी शुरू की। वो दिन भर मेहनत करता और शाम को थककर घर लौटता। राधिका ने घर को संभाला, वो खाना बनाती, कपड़े धोती और उस छोटे से आशियाने को अपनेपन से भरने की कोशिश करती। शुरू के दिन मुश्किल थे, दोनों के बीच बातें कम होती थीं, एक अजीब सी खामोशी उनके रिश्ते पर छाई रहती थी। राधिका को लगता कि सुरेश अब वो पहले वाला सुरेश नहीं रहा। 10 साल ने उसे बदल दिया था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो शादी के दिन थी। उसकी बातों में वो गर्माहट नहीं थी जो राधिका को याद थी। सुरेश भी राधिका को समझ नहीं पा रहा था। वो जानता था कि उसने राधिका को बहुत दुख दिया, पर वो उस दूरी को मिटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक शाम जब सुरेश काम से लौटा तो राधिका ने हिम्मत करके उससे बात शुरू की। उसने पूछा कि इन 10 सालों में वो कहाँ था, क्या हुआ था, क्यों उसने कोई खबर नहीं दी। सुरेश ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि सांप के काटने के बाद वो बेहोश हो गया था। कुछ राहगीर उसे जंगल के एक कस्बे में ले गए, जहां एक वैद्य ने उसकी जान बचाई। लेकिन जब वो होश में आया तो उसे कुछ याद नहीं था, न अपना नाम, न गांव, न राधिका। उसकी याददाश्त चली गई थी। वो उस कस्बे में रहने लगा। वहां के लोग उसे अपना समझकर रखते थे। कई साल तक वो एक अनजान जिंदगी जीता रहा, मजदूरी करता, बिना ये जाने कि उसका असली घर कहाँ है। फिर एक दिन एक व्यापारी के साथ वो शहर गया और वहां किसी ने उसे कुछ ऐसा दिखाया जो उसकी यादों को वापस लाया। धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा, गांव, शादी, राधिका। उसने फैसला किया कि वो वापस लौटेगा और फिर वो गांव पहुंचा।
राधिका उसकी बातें सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में एक अजीब सा सुकून भी था। उसे समझ आया कि सुरेश की गलती नहीं थी, ये नियति का खेल था। उस रात दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। शायद पहली बार 10 साल बाद वो करीब आए। इसके बाद उनकी जिंदगी में थोड़ी आसानी आई। सुरेश ने राधिका से वादा किया कि वो अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। राधिका ने भी मन में ठान लिया कि वो इस रिश्ते को नया मौका देगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। सुरेश उसे अपनी जिंदगी के वो पल सुनाता जो उसने जंगल में गुजारे थे, और राधिका उसे अपने 10 सालों की कहानी सुनाती। दोनों हंसते, कभी रोते, पर अब वो अकेलापन कम हो गया था। शहर में उनकी जिंदगी पटरी पर आ रही थी। सुरेश की मेहनत रंग लाई। उसने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वो किराने का सामान बेचने लगा। राधिका भी उसकी मदद करती। वो दुकान पर हिसाब रखती, ग्राहकों से बात करती। लोग उन्हें प्यार करने लगे। उनकी सादगी और मेहनत सबको भाती थी। लेकिन राधिका के मन में एक बात अभी भी खटकती थी, विजय। वो सोचती कि विजय अब अकेला होगा। क्या वो उसे भूल पाया होगा? उसने सुरेश से एक दिन इस बारे में बात की। कहा कि वो गांव जाकर विजय से मिलना चाहती है, उसे बताना चाहती है कि वो खुश है। सुरेश ने हामी भरी। उसे भी लगता था कि विजय को सच जानने का हक है। एक दिन दोनों गांव के लिए निकले। रास्ते में राधिका को पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं। जब वो गांव पहुंचे तो वहां का माहौल बदला हुआ था। लोग उन्हें देखकर हैरान थे। कुछ ने स्वागत किया, कुछ ने सवाल उठाए। विजय घर पर था। वो अब अकेला रहता था। उसके माता पिता कुछ साल पहले गुजर गए थे। राधिका को देखकर विजय की आंखें भर आईं। वो उठा और उसे गले लगाया। सुरेश ने विजय से हाथ मिलाया और तीनों बैठकर बात करने लगे। राधिका ने विजय को अपनी नई जिंदगी के बारे में बताया। कहा कि वो सुरेश के साथ खुश है और उसे कोई शिकायत नहीं। विजय ने मुस्कुराकर कहा कि उसे इसकी खुशी है। वो हमेशा राधिका की भलाई चाहता था। उसने बताया कि वो अब खेती के साथ साथ गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। उसकी जिंदगी में अब एक मकसद है। राधिका का मन हल्का हो गया। उसे लगा कि विजय ने भी अपनी राह ढूंढ ली है। उस दिन वो देर तक बातें करते रहे। पुरानी यादें ताज़ा हुई, पर अब वो दर्द नहीं, एक मीठी सी स्मृति बन गई थी। गांव से लौटते वक्त राधिका और सुरेश के बीच एक नया विश्वास जगा। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी में कोई अधूरापन नहीं बचा। शहर लौटकर उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। दुकान बढ़ने लगी, उनकी कमाई अच्छी होने लगी। राधिका ने एक छोटा सा बगीचा बनाया जहां वो फूल उगाती। उसे लगता था कि ये फूल उसकी जिंदगी के नए रंग हैं। सुरेश भी अब पहले से ज्यादा खुश रहता। वो राधिका के लिए छोटी छोटी चीजें लाता, कभी साड़ी, कभी चूड़ियां। दोनों की जिंदगी में अब प्यार की गर्माहट लौट आई थी, जो 10 साल पहले कहीं खो गई थी। लेकिन एक दिन जब राधिका दुकान पर थी, एक अनजान आदमी आया। उसने सुरेश का नाम लिया और कहा कि वो उसे जंगल से जानता है। राधिका को अजीब लगा। उसने उस आदमी से पूछा कि वो कौन है। उसने बताया कि उसका नाम रामू है और वो वही शख्स है जिसने सुरेश को जंगल में बचाया था। रामू ने कहा कि वो सुरेश से मिलने आया है क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए। राधिका ने उसे घर बुलाया और जब सुरेश लौटा तो रामू को देखकर चौंक गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर रामू ने अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि उसका बेटा बीमार है और उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए। सुरेश ने बिना सोचे अपनी जमा पूंजी निकाली और रामू को दे दी। राधिका को ये देखकर गर्व हुआ। उसे लगा कि सुरेश का दिल अभी भी वही है जो पहले था। रामू ने उनकी बहुत तारीफ की और वादा किया कि वो ये एहसान कभी नहीं भूलेगा।
उस दिन राधिका और सुरेश ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी अब सिर्फ उनके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मायने रखती है। रामू के जाने के बाद राधिका और सुरेश की जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत और प्यार अब दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकता है। सुरेश ने राधिका से कहा कि वो अपनी दुकान को और बढ़ाना चाहता है ताकि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर सकें। राधिका को ये विचार पसंद आया। उसने सुरेश का हौसला बढ़ाया और कहा कि वो हर कदम पर उसके साथ है। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने अपनी बचत को इकट्ठा किया और दुकान को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। शहर के एक व्यस्त इलाके में उन्होंने एक नई दुकान किराए पर ली, जो पहले वाली से दोगुनी बड़ी थी। शुरू में मेहनत ज्यादा लगी। सुबह से रात तक दोनों दुकान पर जुटे रहते, सामान सजाते, ग्राहकों से मिलते और हिसाब किताब संभालते। राधिका ने अपनी चतुराई से दुकान को एक नया रूप दिया। उसने वहां कुछ अनोखी चीजें रखी, जैसे गांव से लाए गए हस्तशिल्प और घर में बने अचार, जो ग्राहकों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे दुकान की ख्याति फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे और उनकी कमाई बढ़ने लगी। इस सफलता ने दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत किया। वो अब एक दूसरे के लिए सिर्फ जीवन साथी नहीं बल्कि एक टीम बन गए थे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अचानक बारिश और तूफान ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान के बाहर का सामान भीग गया, कुछ टूट गया और उस दिन का नुकसान इतना हुआ कि दोनों को चिंता सताने लगी। राधिका ने सुरेश को ढांढस बंधाया, कहा कि ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा जैसे पहले गुजरा था। दोनों ने मिलकर नुकसान की भरपाई की कोशिश शुरू की। रात दिन मेहनत की और कुछ ही हफ्तों में दुकान फिर से पहले जैसी हो गई। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि मुसीबतें कितनी भी बड़ी हों, साथ मिलकर उनका सामना किया जा सकता है। समय बीतता गया। उनकी जिंदगी में अब स्थिरता आ चुकी थी। राधिका को अब सुकून मिलने लगा था। वो सोचती कि शायद ये वही जिंदगी है जिसका सपना उसने कभी देखा था। सुरेश भी अब पहले से ज्यादा खुश रहता। वो राधिका के लिए समय निकालता, कभी उसे बाजार घुमाने ले जाता, कभी उसके साथ बगीचे में बैठकर बातें करता। दोनों के बीच का प्यार अब पहले से कहीं गहरा हो गया था। वो एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बात को समझते थे। एक दिन जब राधिका दुकान पर थी, उसे अचानक चक्कर आया और वो गिर पड़ी। ग्राहकों ने उसे उठाया, पानी पिलाया और सुरेश को खबर दी। सुरेश दौड़ता हुआ आया, उसे देखकर घबरा गया। उसने तुरंत राधिका को एक डॉक्टर के पास ले जाया। डॉक्टर ने कुछ जांच की और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, राधिका मां बनने वाली है। ये सुनकर सुरेश की आंखें खुशी से भर आई। उसने राधिका का हाथ थामा और उसे गले लगाया। राधिका भी हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद उसकी जिंदगी में ये नया मोड़ आएगा। घर लौटकर दोनों ने इस खबर को अपने तरीके से मनाया। सुरेश ने मिठाई बांटी और राधिका ने अपने छोटे से बगीचे में एक नया पौधा लगाया, जैसे वो अपने आने वाले बच्चे के लिए एक नई शुरुआत कर रही हो। इसके बाद राधिका ने अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू किया। सुरेश उसकी हर छोटी जरूरत को पूरा करता, उसे दुकान पर कम काम करने देता और घर पर उसका ध्यान रखता। गर्भावस्था के महीने बीतते गए। राधिका का मन अब एक नई उम्मीद से भरा था। उसे लगता कि ये बच्चा उसकी जिंदगी के सारे दुखों को मिटा देगा। सुरेश भी हर दिन उत्साह से भरा रहता। वो अपने बच्चे के लिए छोटी छोटी चीजें लाता, कभी कपड़े, कभी खिलौने। 9 महीने बाद एक सुबह राधिका को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। सुरेश उसे अस्पताल ले गया। वहां कुछ घंटों की मेहनत के बाद
एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। डॉक्टर ने बच्ची को राधिका की गोद में दिया और उस पल राधिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बच्ची का नाम रखा अनन्या, जिसका मतलब था अनोखी। सुरेश ने अपनी बेटी को हाथ में लिया, उसकी छोटी उंगलियां देखीं और उसका दिल खुशी से भर गया। अनन्या के आने से उनका घर अब पहले से ज्यादा जीवंत हो गया। उसकी किलकारियां हर कोने में गूंजतीं और राधिका को लगता कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई है। सुरेश ने दुकान पर एक छोटा सा उत्सव रखा, अपने ग्राहकों को मिठाई बांटी और सबको अपनी बेटी के बारे में बताया। लोग उनकी खुशी में शामिल हुए, उन्हें दुआएं दी। अनन्या बड़ी होने लगी, वो अपने माता पिता की तरह ही चंचल और समझदार थी। राधिका उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाती, उसे बताती कि जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, पर हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। सुरेश उसे खेतों की सैर पर ले जाता, उसे प्रकृति से प्यार करना सिखाता। दोनों ने ठान लिया था कि वो अनन्या को वो सब कुछ देंगे जो उनकी जिंदगी में कभी अधूरा रह गया था। लेकिन एक दिन जब अनन्या 3 साल की हुई, गांव से एक चिट्ठी आई। चिट्ठी विजय ने लिखी थी। उसमें उसने बताया कि वो अब गांव छोड़कर शहर आ रहा है, क्योंकि वहां उसकी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं था। उसने लिखा कि वो राधिका और सुरेश से मिलना चाहता है, उन्हें अपनी नई शुरुआत के बारे में बताना चाहता है। राधिका और सुरेश ने चिट्ठी पढ़ी। दोनों के मन में विजय के लिए वही पुराना सम्मान जगा। उन्होंने फैसला किया कि वो विजय का स्वागत करेंगे, उसे अपने घर में जगह देंगे। कुछ दिनों बाद विजय आया। वो अब पहले से ज्यादा शांत और परिपक्व लग रहा था। उसने बताया कि उसने गांव का स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि वहां अब उसका मन नहीं लगता था। वो शहर में कुछ नया करना चाहता था, शायद कोई छोटा काम शुरू करना। राधिका ने उसे अपने घर में रुकने को कहा और सुरेश ने उसे अपनी दुकान में मदद करने का प्रस्ताव दिया। विजय ने उनकी बात मान ली। वो उनके साथ रहने लगा। अनन्या उसे चाचा कहकर बुलाती और विजय उससे बहुत प्यार करता। धीरे धीरे विजय भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। वो दुकान पर सुरेश के साथ काम करता और शाम को अनन्या के साथ खेलता। राधिका को लगता कि अब उसका परिवार पूरा हो गया है। सुरेश, अनन्या और विजय सब एक साथ थे। विजय ने भी अपनी जिंदगी में नई उम्मीद ढूंढ ली। उसने सुरेश की मदद से एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली, जहां वो बच्चों की किताबें बेचता। उसका पुराना सपना जो गांव में अधूरा रह गया था, अब शहर में सच होने लगा। राधिका और सुरेश को उसकी तरक्की देखकर खुशी हुई। उन्हें लगा कि जिंदगी ने उन्हें एक बार फिर से जोड़ दिया है, पर इस बार सुख के धागे से। विजय के शहर में बसने और अपनी छोटी सी किताबों की दुकान शुरू करने से राधिका और सुरेश की जिंदगी में एक नया रंग जुड़ गया, मानो परिवार का वो कोना जो कभी खाली सा लगता था, अब भर गया हो। विजय की मेहनत रंग लाई। उसकी दुकान धीरे धीरे चलने लगी। बच्चे वहां किताबें खरीदने आते और वो उन्हें कहानियां सुनाता। उसकी आवाज में एक जादू था जो बच्चों को बांध लेता था। राधिका अक्सर अनन्या को विजय की दुकान पर ले जाती और अनन्या अपने चाचा की गोद में बैठकर कहानियां सुनती। राधिका को ये देखकर सुकून मिलता कि उसकी बेटी को वो प्यार और सीख मिल रही थी जो शायद वो अकेले नहीं दे पाती। सुरेश भी विजय की तारीफ करता, कहता कि उसने अपनी जिंदगी को फिर से संवारा है। इस तरह उनके दिन खुशहाल बीतने लगे। दुकान की कमाई अच्छी थी, घर में हंसी खुशी का माहौल था और अनन्या की शरारतें सबको जोड़े रखती थीं। लेकिन एक दिन जब अनन्या 5 साल की हुई, शहर में एक बीमारी फैलने की खबर आई। लोग डरने लगे, बाजार में भीड़ कम होने लगी और दुकानों पर ताले लगने शुरू हो गए। सुरेश और विजय की दुकानें भी प्रभावित हुईं। ग्राहक कम आने लगे और कमाई
घटने लगी। राधिका ने देखा कि सुरेश चिंता में डूबने लगा। राधिका ने देखा कि सुरेश चिंता में डूबने लगा। वो रात को देर तक हिसाब किताब करता, सोचता कि इस संकट से कैसे निकला जाए। विजय भी परेशान था। उसकी किताबों की दुकान पर अब कोई नहीं आता था। राधिका ने दोनों को एक साथ बिठाया, कहा कि ये वक्त मुश्किल है पर वो इसे मिलकर पार कर लेंगे। उसने सुझाव दिया कि वो दुकान का सामान लोगों के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करें ताकि जो लोग बाहर नहीं निकल सकते उनकी जरूरतें पूरी हों। सुरेश को ये विचार अच्छा लगा। उसने तुरंत इस पर काम शुरू किया। विजय ने भी फैसला किया कि वो अपनी किताबें बच्चों तक पहुंचाएगा और साथ में कुछ कहानियां लिखकर मुफ्त बांटेगा ताकि बच्चे इस मुश्किल वक्त में खुश रहें। दोनों ने दिन रात मेहनत की। राधिका ने घर से उनकी मदद की, सामान पैक किया, ऑर्डर लिखे और अनन्या को संभाला। उनकी ये कोशिश सफल हुई। लोग उनके इस प्रयास की तारीफ करने लगे और धीरे धीरे उनकी दुकानें फिर से चल पड़ीं। इस संकट ने उन्हें एक बार फिर साबित किया कि मुसीबतें चाहे जितनी बड़ी हों, हिम्मत और एकजुटता से हर चुनौती को हराया जा सकता है। बीमारी का असर कम होने लगा, शहर फिर से जागने लगा और उनकी जिंदगी पटरी पर लौट आई। अनन्या अब स्कूल जाने की उम्र की हो गई थी। राधिका और सुरेश ने उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। वो हर सुबह अपनी बेटी को तैयार करती, उसे स्कूल छोड़ने जाती और शाम को उसकी पढ़ाई में मदद करती। अनन्या तेज थी। वो स्कूल में अच्छे नंबर लाती और अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय थी। विजय उसे अक्सर अपनी दुकान से नई किताबें लाकर देता और कहता कि पढ़ाई से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। राधिका को अपनी बेटी में अपने बचपन की झलक दिखती। वो चाहती थी कि अनन्या वो सपने पूरे करे जो उसकी जिंदगी में अधूरे रह गए थे। समय के साथ सुरेश और राधिका की उम्र भी बढ़ने लगी। उनके चेहरे पर झुर्रियां उभर आईं, पर उनकी आंखों में वही प्यार और विश्वास था। एक दिन जब वो दुकान से लौट रहे थे, सुरेश ने राधिका से कहा कि वो अब दुकान का काम कम करना चाहता है और कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है। राधिका ने उसकी बात का समर्थन किया। दोनों ने फैसला किया कि वो दुकान का ज्यादातर काम अपने एक भरोसेमंद नौकर को सौंप देंगे और खुद अनन्या के साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगे। विजय भी अब अपनी दुकान को अच्छे से चला रहा था। उसने कुछ स्थानीय लेखकों की किताबें छापनी शुरू की और उसका नाम शहर में फैलने लगा। एक शाम जब तीनों घर पर बैठे थे, अनन्या ने अचानक कहा कि वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती है ताकि वो बीमार लोगों की मदद कर सके। राधिका ने उसकी बात सुनी और उसका दिल गर्व से भर गया। उसने अनन्या को गले लगाया, कहा कि वो जो चाहे बन सकती है, बस मेहनत और लगन चाहिए। सुरेश ने भी अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया और विजय ने वादा किया कि वो उसे हर कदम पर सपोर्ट करेगा। उस रात घर में एक अलग सी खुशी थी, मानो सबके सपने एक साथ साकार होने की राह पर थे। इसके बाद के साल शांति से बीते। अनन्या स्कूल में अच्छा करती रही। वो हर साल अपनी कक्षा में अव्वल आती और अपने माता पिता का नाम रोशन करती। राधिका और सुरेश अब ज्यादा समय घर पर बिताते। वो बगीचे में काम करते, पुरानी यादें ताज़ा करते और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते। विजय की दुकान अब एक छोटा सा प्रकाशन घर बन गई थी। वो बच्चों के लिए किताबें छापता और शहर के स्कूलों में बांटता। उसकी जिंदगी में भी अब एक संतुष्टि थी। उसे लगता कि वो जो करना चाहता था वो कर रहा है। एक दिन जब अनन्या 12 साल की हुई, उसने अपने माता पिता को एक सरप्राइज दिया। उसने स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता जीती थी और उसका निबंध शहर के अखबार में छपा था। निबंध का शीर्षक था मेरे परिवार की कहानी, जिसमें उसने राधिका, सुरेश और विजय की जिंदगी
के संघर्ष और प्यार को लिखा था। राधिका ने जब वो निबंध पढ़ा तो उसकी आंखें भीग गईं। उसे लगा कि उसकी बेटी ने उनकी पूरी जिंदगी को शब्दों में समेट लिया है। सुरेश ने अनन्या को गले लगाया और कहा कि वो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। विजय ने भी उसकी तारीफ की और कहा कि वो एक दिन बहुत बड़ी लेखिका भी बन सकती है। उस दिन घर में उत्सव सा माहौल था। सबने मिलकर खाना बनाया, हंसे और अनन्या की सफलता को मनाया। लेकिन जिंदगी में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। कुछ महीनों बाद सुरेश की तबीयत खराब हुई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और डॉक्टर ने बताया कि उसके फेफड़ों में कुछ गड़बड़ है। राधिका घबरा गई। उसने सुरेश का पूरा ख्याल रखा, उसे अस्पताल ले गई और हर संभव इलाज करवाया। विजय भी उनके साथ था। वो अनन्या को संभालता और सुरेश के लिए दवाइयां लाता। कई हफ्तों तक इलाज चला पर सुरेश की हालत सुधर नहीं रही थी। एक रात जब राधिका उसके पास बैठी थी, सुरेश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि उसे कोई अफसोस नहीं है, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया। उसने राधिका से वादा लिया कि वो अनन्या का ख्याल रखेगी और विजय को भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। राधिका रो पड़ी। उसने कहा कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी, पर सुरेश ने मुस्कुरा कर कहा कि वो हमेशा उसके दिल में रहेगा। अगली सुबह सुरेश की सांसें थम गईं और राधिका का संसार फिर से सूना हो गया। उसका अंतिम संस्कार हुआ। पूरा शहर उनके साथ था। लोग उनकी कहानी जानते थे और सबने उनकी जोड़ी को याद किया। राधिका टूट गई थी पर उसने खुद को संभाला क्योंकि उसे अनन्या की जिम्मेदारी निभानी थी। विजय ने भी उसका साथ दिया। वो अब राधिका के लिए एक भाई की तरह था। सुरेश के जाने के बाद राधिका की जिंदगी में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पास अनन्या थी और विजय का साथ भी। शुरू के दिन बहुत भारी थे। राधिका रात को अकेले में रोती, सुरेश की यादें उसे सताती, उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ जैसे अभी भी उसके आसपास था। अनन्या अपनी माँ के दुख को समझती थी। वो रात को राधिका के पास सोती, उसे गले लगाती और कहती कि वो पापा की जगह नहीं ले सकती, पर कभी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगी। उसकी ये मासूम बातें राधिका के लिए ढांढस का काम करती थीं। विजय भी दिन भर दुकान संभालता और शाम को राधिका के पास आकर बैठता, उसे हिम्मत बंधाता। उसने कहा कि सुरेश चाहता था कि वो सब मिलकर आगे बढ़ें और वो उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करेगा। राधिका ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश शुरू की। उसने फैसला किया कि वो सुरेश की दुकान को बंद नहीं होने देगी, वो खुद उसे चलाएगी। अगले दिन वो दुकान पर गई, सामान ठीक किया, ग्राहकों से बात की और अपने नौकरों को हौसला दिया। लोग उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे। वो उसे ताकत की मिसाल कहने लगे। अनन्या स्कूल से लौटती तो माँ के साथ दुकान पर बैठती, छोटे मोटे काम में हाथ बटाती और राधिका को उसकी शरारतें देखकर हंसी आती। विजय भी अपनी किताबों की दुकान से समय निकालकर राधिका की मदद करता। वो हिसाब किताब संभालता और बड़े ऑर्डर देखता। इस तरह तीनों ने मिलकर जिंदगी को फिर से एक नई राह दी। समय बीतता गया। अनन्या अब 15 साल की हो चुकी थी। वो स्कूल में अपनी पढ़ाई में अव्वल थी और डॉक्टर बनने का सपना अब और मजबूत हो गया था। राधिका उसकी मेहनत देखकर गर्व महसूस करती। उसे लगता कि सुरेश की आत्मा कहीं से उसे देख रही होगी। एक दिन अनन्या ने अपनी माँ को बताया कि उसे एक बड़ी परीक्षा में बैठना है जो उसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। राधिका ने उसे पूरा समर्थन दिया। रात को उसके साथ बैठकर पढ़ाई में मदद की और उसे हौसला दिया कि वो ये कर सकती है। विजय ने भी अनन्या के लिए कुछ विज्ञान की किताबें लाकर दी और कहा कि वो उस पर पूरा भरोसा करता है।
परीक्षा का दिन आया। अनन्या ने अपनी पूरी मेहनत लगाई और जब नतीजे आए तो उसने न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि पूरे शहर में पहला स्थान हासिल किया। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अनन्या को गले लगाया और कहा कि ये उसकी मेहनत और सुरेश की दुआओं का नतीजा है। विजय ने भी उसे बधाई दी और उस दिन घर में छोटा सा जश्न हुआ। अनन्या की इस कामयाबी ने राधिका को नई ताकत दी। उसे लगा कि उसकी बेटी अब वो सपने सच करेगी जो कभी उसके अपने अधूरे रह गए थे। इसके बाद अनन्या ने मेडिकल की पढ़ाई के लिए तैयारी शुरू की। वो दिन रात मेहनत करती और राधिका उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। विजय ने अपनी दुकान से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा अनन्या की पढ़ाई के लिए देना शुरू किया। वो कहता कि ये उसका कर्तव्य है। राधिका ने उसकी मदद स्वीकार की, पर मन ही मन ठान लिया कि वो एक दिन विजय का ये एहसान चुकाएगी। साल बीते, अनन्या ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास की और एक बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। राधिका और विजय उसे कॉलेज छोड़ने गए। अनन्या को हॉस्टल में छोड़ते वक्त राधिका की आंखें नम हुई, पर उसने खुद को रोका क्योंकि वो अपनी बेटी को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। अनन्या ने अपनी मां को गले लगाया, कहा कि वो जल्दी जल्दी घर आएगी और कभी उन्हें निराश नहीं करेगी। विजय ने उसे एक डायरी दी, कहा कि इसमें वो अपनी हर छोटी बड़ी बात लिखे ताकि वो अपने सपनों को हमेशा याद रखे। अनन्या कॉलेज चली गई और राधिका का घर फिर से खाली सा हो गया। शुरू में उसे बहुत कमी खली। वो अनन्या के कमरे में जाती, उसकी चीजें देखती और उसकी याद में खो जाती। विजय ने देखा कि राधिका उदास रहने लगी है तो उसने उसे अपने साथ किताबों की दुकान पर आने को कहा। राधिका ने हामी भरी। वो वहां बच्चों को कहानियां सुनाती, उनकी किताबें चुनने में मदद करती और धीरे धीरे उसका मन बहलने लगा। विजय की दुकान अब शहर में मशहूर हो चुकी थी। लोग उसे कहानी वाला चाचा कहते और राधिका को कहानी वाली मौसी। इस काम ने राधिका को एक नया मकसद दिया। उसे लगता कि वो बच्चों के जरिए अपनी बेटी की मौजूदगी महसूस कर रही है। अनन्या कॉलेज से छुट्टियों में घर आती। वो अपनी माँ और चाचा को अपनी पढ़ाई के बारे में बताती, कहती कि वो एक दिन बड़ी डॉक्टर बनेगी और गरीबों का मुफ्त इलाज करेगी। राधिका उसकी बातें सुनकर गर्व से भर उठती और विजय उसकी हिम्मत की तारीफ करता। सालों बाद जब अनन्या ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, वो एक डॉक्टर बनकर घर लौटी। उसने अपनी डिग्री राधिका के हाथ में दी और कहा कि ये उसकी माँ की मेहनत और प्यार का नतीजा है। राधिका ने उसे गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये खुशी के आंसू थे। विजय ने भी अनन्या को बधाई दी और कहा कि उसने सुरेश का सपना पूरा कर दिखाया। अनन्या ने शहर में एक छोटा सा क्लिनिक खोला जहां वो गरीब मरीजों का इलाज करती। उसकी मेहनत और लगन की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। लोग उसे दयालु डॉक्टर कहने लगे। राधिका अक्सर उसके क्लिनिक पर जाती, मरीजों से बात करती और अपनी बेटी को काम करते देखती। उसे लगता कि उसकी जिंदगी का हर दुख अब सार्थक हो गया है। विजय भी अब उम्र के उस पड़ाव पर था जहां वो अपनी दुकान को कम समय देता था। वो ज्यादातर वक्त राधिका और अनन्या के साथ बिताता। एक दिन जब राधिका और विजय घर पर बैठे थे, अनन्या ने एक बड़ी खबर सुनाई। उसने बताया कि उसे एक बड़े अस्पताल से नौकरी का प्रस्ताव मिला है और वो चाहती है कि राधिका और विजय उसके साथ चलें। राधिका ने सोचा, फिर विजय की ओर देखा। विजय ने मुस्कुराकर कहा कि वो जहां जाएंगे वो उनके साथ जाएगा। राधिका ने हामी भरी और फैसला किया कि वो अनन्या के साथ नई जगह पर नई शुरुआत करेंगे। कुछ दिनों बाद तीनों ने शहर छोड़ दिया। वो एक बड़े शहर में गए जहां अनन्या ने अस्पताल में काम शुरू किया। राधिका और विजय ने वहां एक छोटा
सा घर लिया और अपनी जिंदगी को फिर से सजाया। अनन्या अब एक मशहूर डॉक्टर बन चुकी थी। उसकी शादी एक अच्छे लड़के से हुई और कुछ साल बाद राधिका दादी बन गई। विजय अपने नाती पोतियों के साथ खेलता, उन्हें कहानियां सुनाता और राधिका उन्हें देखकर मुस्कुराती। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से खुशहाल थी। वो सोचती कि शायद नियति ने उसे जो दुख दिए, उनके बदले ये सुख भी तो दिए। अनन्या की सफलता और नए शहर में बसी जिंदगी ने राधिका के जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया, जहां अब वो दादी की भूमिका में थी और हर पल को अपने नाती पोतियों के साथ जी रही थी। अनन्या ने एक डॉक्टर के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। उसका पति रोहन एक इंजीनियर था जो अपनी पत्नी की मेहनत और लगन का सम्मान करता था। दोनों की जोड़ी खूब जमी और उनके 2 बच्चे आरव और काव्या घर में खुशियों का खजाना बन गए। राधिका सुबह उठती, बच्चों को तैयार करती, उनके साथ नाश्ता करती और फिर उन्हें स्कूल के लिए विदा करती। आरव 7 साल का था, चंचल और जिज्ञासु। वो अपनी दादी से हर चीज के बारे में सवाल करता। काव्या 5 साल की थी, शांत और प्यारी। वो राधिका की गोद में बैठकर उसकी बातें सुनती। राधिका को इन बच्चों में अपनी जिंदगी का नया मकसद मिला। वो उन्हें अपने बचपन की कहानियां सुनाती, सुरेश की यादें ताज़ा करती और अनन्या के संघर्षों की बातें बताती। विजय भी अब पूरी तरह से परिवार का हिस्सा था। वो बच्चों को अपनी दुकान से लाई किताबें देता, उन्हें पढ़ने की आदत डालता और शाम को उनके साथ पार्क में खेलने जाता। उसकी जिंदगी अब इन छोटे छोटे पलों में सिमट गई थी। उसे लगता कि वो जो कुछ भी चाहता था वो उसे मिल चुका है। अनन्या और रोहन दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते, पर रात को वो सब साथ बैठते, खाना खाते और दिन भर की बातें साझा करते। राधिका को ये देखकर सुकून मिलता कि उसकी बेटी ने न सिर्फ अपने सपने पूरे किए बल्कि एक खुशहाल परिवार भी बनाया। लेकिन जिंदगी में शांति हमेशा नहीं रहती। एक दिन विजय को सीढ़ियों से गिरने की वजह से चोट लग गई। उसकी उम्र अब ज्यादा हो चुकी थी और शरीर कमजोर था। राधिका और अनन्या उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी एक हड्डी टूट गई है और उसे कुछ महीनों तक आराम करना होगा। विजय को ये सुनकर थोड़ी निराशा हुई। वो कहने लगा कि वो अब बोझ बन गया है। राधिका ने उसे डांटा, कहा कि वो कभी बोझ नहीं हो सकता, वो उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा है। अनन्या ने भी अपने चाचा को ढांढस बंधाया, कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और वो उनकी पूरी देखभाल करेगी। घर लौटकर राधिका और अनन्या ने विजय की सेवा शुरू की। राधिका उसके लिए खाना बनाती, दवाइयाँ देती और अनन्या उसकी चोट का इलाज करती। बच्चों ने भी अपने चाचा के लिए छोटी छोटी चीजें की। आरव उनके लिए पानी लाता और काव्या उनके पास बैठकर गीत गुनगुनाती। विजय इन सब के प्यार को देखकर भावुक हो जाता। उसे लगता कि उसने अपनी जिंदगी में सच्चा परिवार पा लिया है। धीरे धीरे विजय की हालत सुधरी। वो फिर से चलने फिरने लगा, पर अब वो पहले जितना सक्रिय नहीं रहता था। राधिका ने देखा कि उसकी सेहत अब जवाब देने लगी है, तो उसने फैसला किया कि वो उसे अपने पास रखेगी और उसका पूरा ख्याल रखेगी। अनन्या ने भी कहा कि वो अपने अस्पताल में विजय की नियमित जांच करवाएगी ताकि उसे कोई तकलीफ न हो। समय बीतता गया, आरव और काव्या बड़े होने लगे। वो स्कूल में अच्छे नंबर लाते और अपने माता पिता की तरह मेहनती थे। राधिका अब 60 के पार हो चुकी थी। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, पर उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी उसके सपनों में हुआ करती थी। एक दिन जब वो बच्चों के साथ बगीचे में बैठी थी, आरव ने पूछा कि दादी, आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल क्या था? राधिका ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर कहा कि जिंदगी में कई मुश्किलें आईं, पर हर बार प्यार और हिम्मत ने उसे बचा लिया। उसने बच्चों को अपनी कहानी सुनाई, सुरेश की शादी से
लेकर उसके जाने तक, विजय के साथ बिताए सालों से लेकर अनन्या की सफलता तक, आरव और काव्या चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों में अपनी दादी के लिए सम्मान बढ़ गया। उस रात जब सब सो गए, राधिका अकेले में बैठी सोच रही थी कि उसकी जिंदगी कितने रंगों से भरी थी। दुख, सुख, संघर्ष और प्यार, सब कुछ उसने देखा। उसे सुरेश की बहुत याद आई। वो मन ही मन उससे बात करने लगी, कहा कि वो जहाँ भी है उसे देख रहा होगा और शायद खुश होगा कि उसकी राधिका ने कभी हार नहीं मानी। अगले दिन सुबह अनन्या ने एक बड़ी खबर सुनाई। उसे उसके अस्पताल में एक पुरस्कार मिलने वाला था, क्योंकि उसने गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। राधिका को अपनी बेटी पर गर्व हुआ। उसने कहा कि ये उसकी मेहनत और सुरेश की दुआओं का फल है। विजय ने भी अनन्या की तारीफ की और कहा कि वो अब अपनी जिंदगी का असली मकसद समझ गया है। पुरस्कार समारोह का दिन आया, पूरा परिवार वहां गया। राधिका ने अपनी सबसे पसंदीदा साड़ी पहनी, विजय ने भी सूट पहनकर तैयार हुआ और बच्चे अपनी मां के साथ स्टेज पर खड़े थे। अनन्या ने पुरस्कार लिया और अपनी स्पीच में अपनी मां, पिता और चाचा का जिक्र किया। कहा कि ये उनकी वजह से मुमकिन हुआ। राधिका की आंखें भीग गईं। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का हर दर्द अब सार्थक हो गया है। समारोह के बाद सब घर लौटे और उस रात उन्होंने मिलकर खाना बनाया, हंसे और अनन्या की सफलता को मनाया। अगले कुछ साल शांति से बीते। अनन्या का काम बढ़ता गया। वो अब एक बड़े अस्पताल की मुख्य डॉक्टर बन गई थी। राधिका और विजय अब ज्यादा समय घर पर बिताते। वो बच्चों को पढ़ाते, उनके साथ खेलते और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते। एक दिन जब राधिका सुबह उठी, उसे कुछ अजीब सा लगा। उसकी सांसें भारी थीं और शरीर में कमजोरी सी महसूस हुई। अनन्या ने तुरंत उसकी जांच की और कहा कि उसे अस्पताल में भर्ती करना होगा। राधिका को ये सुनकर डर नहीं लगा। वो शांत रही। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और कहा कि वो तैयार है, जो भी होगा वो उसका सामना करेगी। अस्पताल में जांच हुई और पता चला कि राधिका का दिल कमजोर हो गया है। उसे अब ज्यादा आराम की जरूरत है। विजय और अनन्या दिन रात उसके पास रहे। बच्चे भी अपनी दादी के लिए दुआएं मांगते। राधिका ने सबको पास बुलाया, कहा कि उसे कोई शिकायत नहीं है। उसने अपनी जिंदगी जी ली और अब वो थक गई है। उसने अनन्या से कहा कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे और विजय से कहा कि वो हमेशा उसका भाई बना रहे। एक रात जब सब सो रहे थे, राधिका ने आखिरी सांस ली। उसका चेहरा शांत था, मानो वो किसी सुंदर सपने में चली गई हो। सुबह जब अनन्या ने उसे देखा, वो रो पड़ी, पर उसे पता था कि उसकी मां अब दुख से मुक्त हो गई है। राधिका का अंतिम संस्कार हुआ। पूरा शहर वहां था। लोग उसकी कहानी को याद करते और उसकी हिम्मत को सलाम करते। विजय ने राधिका की याद में एक किताब लिखी, जिसमें उसकी पूरी जिंदगी को शब्दों में समेटा। अनन्या ने अपने क्लिनिक का नाम अपनी मां के नाम पर रखा और उसकी विरासत को आगे बढ़ाया। राधिका के जाने के बाद अनन्या और विजय ने उसकी यादों को अपने दिल में संजोया और उसकी जिंदगी से मिली सीख को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अनन्या ने अपने अस्पताल में काम जारी रखा। वो हर दिन गरीब मरीजों का इलाज करती और अपनी मां की तरह दूसरों के लिए जीने की कोशिश करती। उसका क्लिनिक, जिसका नाम अब राधिका मेमोरियल क्लिनिक था, शहर में एक मिसाल बन गया, जहां लोग न सिर्फ इलाज के लिए आते, बल्कि राधिका की कहानी सुनकर प्रेरणा भी लेते। आरव और काव्या बड़े हो रहे थे। वो अपनी दादी की कहानियों को याद करते और उसकी हिम्मत को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते। आरव ने डॉक्टर बनने का फैसला किया। वो अपनी मां की तरह लोगों की सेवा करना चाहता था, जबकि काव्या ने लेखन को चुना। वो अपनी दादी और चाचा की तरह कहानियां लिखना चाहती थी। विजय अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी
आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी और शरीर जवाब देने लगा था, पर उसका मन अभी भी जवान था। वो हर दिन राधिका की लिखी किताब को पढ़ता और बच्चों को उसकी बातें सुनाता। अनन्या ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। वो उसे अपने पास रखती और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। एक दिन जब विजय बच्चों के साथ पार्क में बैठा था, उसे अचानक सीने में दर्द हुआ। आरव और काव्या उसे घर ले आए और अनन्या ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। लेकिन विजय ने अनन्या का हाथ पकड़ा और कहा कि अब उसका वक्त आ गया है। वो राधिका और सुरेश से मिलने जा रहा है। उसने बच्चों को आशीर्वाद दिया, अनन्या से कहा कि वो हमेशा अपनी माँ की तरह मजबूत रहे, और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। विजय का जाना अनन्या के लिए एक और बड़ा झटका था, पर वो जानती थी कि उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी ली थी। उसका अंतिम संस्कार हुआ और उसकी किताबों को शहर के स्कूलों में बांटा गया ताकि उसकी कहानियां हमेशा जिंदा रहें। इसके बाद अनन्या ने अपने परिवार और काम पर पूरा ध्यान दिया। वो अपने बच्चों को बड़ा होते देखती और हर पल में राधिका और विजय की मौजूदगी महसूस करती। साल बीते, आरव मेडिकल कॉलेज में गया और काव्या ने अपनी पहली किताब लिखी, जिसका नाम था मेरी दादी की अनकही कहानी। उस किताब में उसने राधिका की जिंदगी को अपनी नज़र से लिखा और उसे अपनी माँ को समर्पित किया। किताब छपी और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। काव्या का नाम लेखकों की दुनिया में गूंजने लगा। अनन्या अब 50 के पार हो चुकी थी। उसके बालों में सफेदी छाने लगी थी, पर उसकी मेहनत और लगन वही थी। एक दिन जब वो अपने क्लिनिक में बैठी थी, उसे एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि उसे देश के सबसे बड़े चिकित्सा सम्मान से नवाजा जा रहा है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी गरीबों की सेवा में लगा दी। अनन्या ने वो पत्र पढ़ा और उसकी आंखें भर आई। उसे लगा कि ये सम्मान सिर्फ उसका नहीं, बल्कि राधिका, सुरेश और विजय का भी है। सम्मान समारोह में वो अपने बच्चों के साथ गई। उसे पुरस्कार मिला और उसने अपनी स्पीच में अपनी माँ की बात की। कहा कि अगर वो आज यहाँ है तो सिर्फ अपनी माँ की हिम्मत और प्यार की वजह से। समारोह के बाद वो घर लौटी और उस रात उसने अपने परिवार के साथ बैठकर पुरानी तस्वीरें देखी, राधिका और सुरेश की शादी की, विजय के साथ बिताए पलों की और अपनी जिंदगी के हर उस लम्हे की जो उसे यहाँ तक लाया। समय के साथ अनन्या भी बूढ़ी हुई। उसके बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। आरव एक मशहूर डॉक्टर बना और काव्या की किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाने लगीं। एक सुबह जब अनन्या अपने बगीचे में बैठी थी, उसे लगा कि उसकी सांसें धीमी हो रही हैं। उसने अपने बच्चों को पास बुलाया, उन्हें गले लगाया और कहा कि वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। अब वो अपनी माँ और पिता से मिलने जा रही है। आरव और काव्या रो पड़े, पर उन्होंने अपनी माँ को रोकने की कोशिश नहीं की। वो जानते थे कि उसने सब कुछ कर लिया है। उस दिन शाम को अनन्या की सांसें थम गईं। उसका चेहरा शांत था, जैसे वो एक लंबी यात्रा के बाद सुकून से सो गई हो। उसका अंतिम संस्कार हुआ और पूरा शहर उसे याद करने लगा। आरव और काव्या ने अपनी माँ, दादी और चाचा की याद में एक स्कूल खोला, जहाँ गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ाई करते और उनकी कहानियाँ सुनी जाती। राधिका की कहानी, जो एक साधारण लड़की से शुरू हुई थी, अब एक प्रेरणा बन गई थी जो पीढ़ियों तक जिंदा रहेगी। उसकी जिंदगी के हर दर्द, हर सुख और हर बलिदान ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो कभी खत्म नहीं होगी। और इस तरह राधिका की कहानी अपने पूरे चक्र के साथ समाप्त हुई, पर उसकी गूंज हमेशा बनी रही। दोस्तों, आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।